अभी प्रधानमंत्री जी ने 12 साल पूरे किए हैं और कहा जा रहा है कि वो नेहरू जी से आगे निकल गए। जब तक इसकी पृष्ठभूमि को हम नहीं देखेंगे तो हमें ये 12 साल समझ में नहीं आए। हमने वो दिन भी देखे जब 1947 का विभाजन हुआ, सिख और मुस्लिम डिवाइड हुए, पंजाब और बंगाल डिवाइड हुआ। अभी आपने देखा बंगाल के क्या हालात बन गए, राजनीतिक तौर पर क्या हालात बने, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हालात बने। पंजाब के हालात पहले से ही जो सबको पता है कि किस हालात से पंजाब गुजर रहा है, तो हमें ये भी देखना है। सवाल इस बात का नहीं है किसने कितना लंबा पीरियड लिया। कई बार बहुत छोटे पीरियड में भी बहुत बड़े काम हो जाते हैं और कभी बड़े पीरियड में भी देश के लिए बहुत खतरनाक रास्ते अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। 1 या 2 टर्म से ज़्यादा किसी को भी समय नहीं मिलना चाहिए। मैं इस बात को बहुत बड़ा नहीं समझ पा रहा कि इसमें 12 साल हो गए या 15 साल हो गए, 20 साल हो जाएँगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 80 करोड़ लोगों को 80% लोगों को केवल अनाज पर मुनस्सर कर दिया जाए और 2-3 शाहूकार पैदा कर दिया जाए तो आप 50 साल आपकी सत्ता रहेगी। मुझे ये लगता है कि मोदी जी ने 2014 में जब आए, तो वो इसी एजेंडे को लेकर आए। उनके सामने एजेंडा आरएसएस का क्लियर था। आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी, जो स्वच्छंद होकर उनके एजेंडे को पूरा करे। अब मोदी जी ने पिछले 12 साल में उसी एजेंडे पर काम किया कि मोदी जी का जो ये एजेंडा 2014 से आया, वो बिल्कुल आरएसएस का एजेंडा। उनका कोई लेना-देना विकास से नहीं है, किसी और बात से नहीं है। अब सवाल ये है कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं बहुत बार कहता हूँ कि हिंदू कौन है? पहले तो हिंदू का पता लगे, हिंदू है कौन? अब ये फैसला लोगों को करना है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब आप कोई भी स्टेट के इलेक्शन में देश का प्रधानमंत्री कमल का फूल लगाकर अपने उस पर और वो जाके प्रचार करने लग जाए तो फिर ओथ कहाँ रहेगी? तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारे वायलेशन कर दिए हमने इस 12 साल में, जिसका कोई अर्थ नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि नेहरू ने प्रचार नहीं किया होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मनमोहन सिंह ने प्रचार नहीं किया होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि चंद्रशेखर ने प्रचार नहीं किया होगा, पर कभी इस टाइप का प्रचार तो मैंने कभी नहीं देखा था। तो इन 12 सालों में केवल मुसलमान केवल वोट बनकर रह गई। यही इनकी हिंदू राष्ट्र का जो मानस है, जो आरएसएस का एजेंडा था, वो सोचती थी कि मुसलमान केवल वोट बने, उसकी अधिकार नहीं, उसके पास कोई अधिकार नहीं है और इस हालात को पैदा कर दिया। अगर कंपेयर किसी ने करना है तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल और मोदी जी का कार्यकाल कंपेयर कर लें, तो कौन कहाँ खड़ा है और किसकी जीडीपी क्या है, क्या पॉलिसीज आई हैं, तो सारी पता लग जाएगा। बाबरी मस्जिद के समय से लिखा जा रहा है, क्या इतिहास का क्या जी मंदिर तोड़कर मस्जिद, मुझे कोई एक बता दे वो कौन सा मंदिर तोड़ के कौन सी मस्जिद बनाई। आपने बौद्ध मंदिर तो तोड़े होंगे, बौद्ध मंदिर तो आपने तोड़े होंगे, मुगलों ने तो वो भी मंदिर नहीं तोड़े। तो हिंदू कार्ड खेलने से कोई देश का भला होने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 12 साल पूरे किए हैं और कहा जा रहा है कि वो नेहरू जी से आगे निकल गए। ये 12 साल देश के लिए कैसे रहे और ये 12 साल देश की माइनॉरिटी के लिए कैसे रहे, इसके कई वर्जन आप मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको बताए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है और एज ए माइनॉरिटी लोग कैसा देखा है ये 12 साल, इसको आज हम समझते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ऑल इंडिया पीस मिशन के प्रेसिडेंट सरदार दया सिंह जी हैं, जो अपनी आवाज सही से रखते हैं, खुलकर रखते हैं और हकीकत बताते हैं। इसीलिए आप लोग इनको पसंद करते हैं और बराबर हमसे कहते हैं कि जब भी कोई मुद्दा होता है कि आप सर को लाएं। तो आज हमारे साथ हैं, आप इन्हीं से जानेंगे कि ये जो 12 साल हैं इनको इन्होंने कैसे देखा, क्या महसूस किया और क्या बताना चाहते हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। सारी तरफ जश्न का माहौल है। पूरे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया सब गुणगान कर रहा है। मोदी काल के 12 साल हो गए हैं, नेहरू जी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज़्यादा कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री की श्रेणी में हिंदुस्तान आज़ाद भारत में आ गए हैं। आप राजनीति को समझते हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, 2014 से आपने बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट देखी, तो आपकी नज़र से ये 12 साल किस तरह से गुज़रे हैं और क्या इसमें हासिल हुआ है और माइनॉरिटी इन 12 साल में कहाँ पहुँच गई? हैदर, एक बात हमें समझ लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आज आपके साथ बात करने का, और ये मौजू भी बहुत बड़ा है और इस पर भी बात करनी चाहिए, अच्छा लगा। अब एक बात समझ लेनी चाहिए
जब तक इसकी पृष्ठभूमि को हम नहीं देखेंगे तो हमें ये 12 साल समझ में नहीं आएंगे। हमने ये देखा कि अभी ये जून 1984 चल रहा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं दिनों हुआ। तो ब्लू स्टार को हमने देखा। हमने वो दिन भी देखे जब 1947 का विभाजन हुआ, सिख और मुस्लिम डिवाइड हुए, पंजाब और बंगाल डिवाइड हुआ। अभी आपने देखा बंगाल के क्या हालात बन गए, राजनीतिक तौर पर क्या हालात बने, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हालात बने। पंजाब के हालात पहले से ही जो सबको पता है कि किस हालात से पंजाब गुजर रहा है, तो हमें ये भी देखा है। तो मेरा ये कहना था कि इस बात को अगर हम समझ लें, सवाल इस बात का नहीं है किसने कितना लंबा पीरियड लिया। कई बार बहुत छोटे पीरियड में भी बहुत बड़े काम हो जाते हैं और कभी बड़े पीरियड में भी देश के लिए बहुत खतरनाक रास्ते अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। ये दोनों साइडें, इसको दूसरे ढंग से देखना चाहिए, इस ढंग से देखने का कोई अर्थ नहीं होता। मैं तो वैसे भी इस विचार का रहता हूँ कि 1 या 2 टर्म से ज़्यादा किसी को भी समय नहीं मिलना चाहिए। जैसे अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा कोई प्रेज़िडेंट नहीं रह सकता। इसलिए हमारे अंदर भी ये भावना होनी चाहिए ताकि रास्ते खुले रहें। आगे नया फ्लश आए, नई बात आए, नए लोगों के साथ चर्चा आए, नया उत्साह आए। तो इसलिए मैं इस बात को बहुत बड़ा नहीं समझ पा रहा कि इसमें 12 साल हो गए या 15 साल हो गए, 20 साल हो जाएँगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो इस बात का पड़ेगा नीतियाँ क्या थी, सोच क्या थी। मैं कई बार कहता हूँ कि 1925 में जिस आरएसएस के एजेंडे को लेकर आए और गोलवालकर ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को 80% लोगों को केवल अनाज पर मुनस्सर कर दिया जाए और 2-3 शाहूकार पैदा कर दिया जाए तो आप 50 साल आपकी सत्ता रहेगी। मुझे ये लगता है कि मोदी जी ने 2014 में जब आए, तो वो इसी एजेंडे को लेकर आए। उनके सामने एजेंडा आरएसएस का क्लियर था। आरएसएस में मृणाल पांडे ने ये बात और स्पष्ट कर दी जब 2013 में हिंदुस्तान की संपादिका थी, विदुषी महिला है, उन्होंने 2013 में ये कह दिया था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो स्वच्छंद होकर उनके एजेंडे को पूरा करे। अब मोदी जी ने पिछले 12 साल में उसी एजेंडे पर काम किया। उन्हें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो आरएसएस के एजेंडे को लागू, उन्होंने कुछ नहीं लेना कि भारत में क्या होगा, माइनॉरिटीज़ का क्या होगा, किसी का क्या विकास होगा, क्या विकास नहीं होगा, वो इस एजेंडे पर लगातार चलते। आपने देखा 2016 में जब नोटबंदी आई, किसको पता ही नहीं थी। आए 8 बजे आए, दूरदर्शन पर आकर उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं, वो इल्लीगल टेंडर्स होंगे और इतना समय दे दिया और इतने चीज़ जो हालात बने बैंकिंग इंडस्ट्री के और जिस हालात से लोग गुज़रे, वो हालात देखने वाले थे। 140 हिंदू ही मर गए उसमें, उस हालात से निकले, तो क्या लाभ हुआ किसी को? उनको किसी ने, मैं कई बार ये कह देता हूँ, हो सकता है ठीक हो या गलत हो, मैं इस बात का नहीं है, क्योंकि लोगों में आवाज़ थी। उनके मन में ये था कि किसी ने उनको कह दिया कि मुसलमान जो हैं, वो बैंकों में पैसा नहीं जमा कराते क्योंकि ब्याज वो हराम मानते हैं, इसलिए पैसे बैंकों में नहीं रखते। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है? तो उन्होंने कहा कि अगर वो बैंकों में नहीं रखते तो उस पैसा ही छीन लिया जाए। तो वो पैसा छीनने का रास्ता जो है, तो मैंने हँस के एक बार कहा किसी को कि तो फिर 140 तो हिंदू ही मर गए, तो फ़ायदा क्या हुआ? इसका मतलब आपने जो मुसलमानों के खिलाफ, तो मुसलमान तो एक भी नहीं हुआ, तो फिर आपको क्या, आपका एजेंडा तो फिर गलत हो गया ना, आपने तो हिंदुओं पर ही प्रहार कर दिया। तो मेरा ये कहना था कि मोदी जी का जो एजेंडा 2014 से आया, वो बिल्कुल आरएसएस का एजेंडा, उनका कोई लेना-देना विकास से नहीं है, किसी और बात से नहीं है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को एस्टैब्लिश करना। अब सवाल ये है कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं बहुत बार कहता हूँ कि हिंदू कौन है? पहले तो हिंदू का पता लगे, हिंदू है कौन? जब तक हिंदू का ही नहीं पता लगे, तो आप हिंदू राष्ट्र क्या बनाएँगे? उसका आपका विज़न पेपर क्या होगा? आपका हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? ये भारत जैसा संविधान होगा या संविधान कोई और होगा? जब आपके बारे में कहा जाता है कि आप मनुस्मृति को लागू करेंगे, तो वो आप उसे, अब एक बार और मोदी जी के जीवन काल में आया कि वो सिंगल लेकर आए। जब आपने देखा होगा 2019 का जो चुनाव हुआ, वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर वो इलेक्शन 2019 का हिंदू राष्ट्र के नाम से ही लड़ा गया और कोई कारण नहीं था। मतलब 2014 से लेकर 2019। एक बात और हमें समझनी चाहिए, अब मैं तो अ, बात कह सकता हूँ, मैं ना किसी का विरोध कर रहा हूँ, ना किसी के हक में जा रहा हूँ। जो आपने कहा कि इस पर आंकलन क्या है, मेरा ये मानना है कि जब हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर आप 2019 का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आप अपने आप को ही देखें कि आपको 2014 में 31% वोट मिले। ऐसा नहीं कि पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा हो।
2019 में आपको 37.6% वोट मिले और 2024 आते आते आपको 33% से भी कम वोट। मेरा ये भी कहना था, इनमें वोट क्या है? आप कभी देखें, आप अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो आपको ये देखें कि एससी और एसटी जो है, वो डॉक्टर अंबेडकर ने जो एससी एसटी वाला फार्मूला बनाया, तो उन्होंने साथ में कह दिया कि जो हिंदू, जब तक वो हिंदू है तब तक ये आरक्षण उसके पास है। तो आरएसएस ने किया या बीजेपी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या आवाज उठाई, आप उनके प्रचार तंत्र से देखें तो आपको पता लगेगा। तो उन्होंने एससी और एसटी को ये घबराहट पैदा की उनके अंदर कि अगर हम नहीं आएंगे तो आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा। तो मतलब ये है कि आपके हिंदुत्व के एजेंडे पर आपको रहना। तो 22.5% एससी एसटी वोट है, तो 22.5% वो है। और फिर अगर आंकलन करें, 2014 का आंकलन 31% है, तो इसका मतलब आपका वोट जो है 22.5 माइनस कर दे तो 9% वोट है, इससे ज्यादा तो वोट नहीं है। अगर हिंदू हृदय सम्राट पर भी हम देखें तो मोदी जी के पास 15% वोट है अपना, बाकी तो नहीं है। और 2024 का इलेक्शन देखें तो आपके पास 33% वोट है, इसका मतलब 10% से ज्यादा वोट आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप एससी एसटी के नाम से आप ये एक आपने और 2019 के इलेक्शन के दौरान देखा होगा कि एक महिला से कहलवाया गया, बुजुर्ग महिला थी, उससे कहलवाया गया कि जो हमें अनाज और नमक देता है तो हम उसका नमक कैसे हराम कर सकते हैं, हम तो उसको वोट डालेंगे। तो इसका मतलब है पूरे देश को आपने एक ऐसे रास्ते पर तय कर दिया, एक ऐसे रास्ते पर भेज दिया जिस रास्ते पर केवल रिलीजियो बेस्ड आपने देश बना दिया। जबकि गांधी, नेहरू और कांग्रेस का ये मानना नहीं था। बाबा खड़क सिंह साहब थे। मैं कई बार कहता हूँ कि गांधी को पता था कि ये देश धर्म आधारित है, पर वो अकेले एक धर्म को लेकर नहीं चल रहे थे। वो खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली उनके साथ आ गए और मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली को लेकर वो बाबा खड़क सिंह के पास चले गए। बाबा खड़क सिंह के सामने जो वो 2 लाइन मैं बार-बार कहता हूँ कि उन लाइनों को इस देश को समझना चाहिए कि ये देश कैसा है। इस देश के पीछे का सच मोहम्मद अली जौहर हैं, जो ये कहते हैं कि खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है आप पर ज्यादतियाँ की, पर मैं उसकी माफ़ी माँगता हूँ। मैं अपने भाई और अपने शौकत और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें। पर आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, तभी अंग्रेज़ हुकूमत से हम निजात पा सकते। एक सोच वो थी, इसको हम गांधीयन कहें, इसको हम नानक सोच कहें और इसको हम इस्लाम की सोच मौलाना आज़ाद की या इनकी सोच कहें, तो ये एक सोच थी, एक ही चिंतन है। एक चिंतन गोलवालकर वाला है कि आप 80% को भिखारी बना दो और 2 शाहूकार पैदा कर लो और फिर आप 50 साल राज करो, एक चिंतन वो है। अब ये फैसला लोगों को करना है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। आपने जो 12 साल की बात की, मेरे सामने चंद्रशेखर जी मेरे बहुत नज़दीकी थे, उनका पीरियड तो 4 महीने रहा, पर उस 4 महीने में ये आप ये देखें कि वो अयोध्या का मसला भी हल होने जा रहा था और सिखों का मसला भी हल होने जा, तो वो मीटिंग तो मेरे हाथ की है, तो मेरे सामने हुई। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा, व्हाई नॉट द प्राइम मिनिस्टर शुड अनाउंस, प्राइम मिनिस्टर इज रेडी टू टॉक विद एनीवन ऑन एनी इश्यू। एक एक वो थे जो 4 महीने में इतनी बदलाव ला रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि 4 महीने उन्होंने भेज दे, पर वो सोच थी। जब यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उसको गेट पर जाना था, तो जब चंद्रशेखर जी ने उनको कहा कि हमने गेट की जो शर्तें हमने नहीं माननी, हम कार नहीं चलाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, पर हम अपने देश का गौरवमय इतिहास को हम मिटा नहीं सकते। एक वो भी थे, वो तो 4 महीने राज, गुजराल का राज कितने दिन रहा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल ये नहीं है कि किसी का 12 साल रहा, किसी का 15 साल रहा या 20 साल रहा। मैं तो आज भी इस विचार का हूँ कि किसी को भी 2 टर्म से ज्यादा नहीं देना चाहिए। एक बात और मैंने इन दिनों देखी, आपने कभी देखा हो कि एक देश का प्रधानमंत्री और देश के मंत्रिपरिषद हम ओथ लेते हैं, सारे ही ओथ लेते हैं संविधान की ओर, और संविधान की ओथ लेते हुए प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद हो या कोई भी हो, ये इवन एग्जीक्यूटिव अफसर भी हो, उनको भी एक शपथ लेनी पड़ती है कि मैं सबके साथ बराबर का वो रखूंगा और सबके साथ बराबर के उनका, किसी के साथ मैं बुरा नहीं करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। ये शपथ हम लेते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कोई भी स्टेट के इलेक्शन में देश का प्रधानमंत्री कमल का फूल लगाकर अपने उस पर और वो जाके प्रचार करने लग जाए, तो फिर ओथ कहाँ रहेगी? तो फिर ओथ का तो कोई कारण है
देश का प्रधानमंत्री, उसने तो कहा कि मेरे लिए सारे बराबर हैं, मैं तो सबके लिए, तो उसके लिए अब पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं रही। वो देश का प्रधानमंत्री है, कोई एक किसी पार्टी का प्रधानमंत्री तो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारे वायलेशन कर दिए हमने इस 12 साल में, जिसका कोई अर्थ नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि नेहरू ने प्रचार नहीं किया होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मनमोहन सिंह ने प्रचार नहीं किया होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि चंद्रशेखर ने प्रचार नहीं किया होगा, पर कभी इस टाइप का प्रचार तो मैंने कभी नहीं देखा था, जो पिछले 12 साल में देखा। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? देश को क्या बताना चाह रहे हैं? और यही हालात पंजाब वहाँ, मैं किसी को माफ कर, मैं इस बात से मैं तो कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन आपने ब्रेक डाउन कर दिया, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी ने भी इस ढंग से, मैंने कहा कि इस ये कम से कम ये रास्ता बंद कर देना चाहिए। या तो आप रिजाइन दे दें, रिजाइन देकर जाके प्रचार करें, कोई मना थोड़ी ना कर रहा। अगर मैं किसी पोजीशन पर नहीं हूँ, इंदिरा गांधी का केस क्या हुआ था कि क्यों उनके उनके खिलाफ जब 1975 में उनके खिलाफ जो जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट की पास हुई, वो क्या थी जजमेंट? कि उनके साथ किसी अधिकारी ने उनकी मदद की इलेक्शन में, इसलिए उनका इलेक्शन जो है वो खत्म हुआ और उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हुई। तो मैं ये समझता हूँ, जब एक अफसर के जाने से एली साथ रहने से तो ये हो सकता है, तो जो उसका प्रचार कर रहे हैं तो उनके क्या हालात होंगे? तो इसका मतलब है संविधान को पूरी तरह ब्रेक डाउन कर दिया, मेरा ये मानना है। और इस 12 साल के इतिहास ने ये एक नई किस्म का हमें और दिया। एक और मैं बात करता हूँ, अभी आपके पास जो मैं बात कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर एक तरफ तो कहते हैं कि मैं पैदा हिंदू हुआ, मरूंगा हिंदू नहीं, और उन्होंने जब आर्टिकल 25 ड्राफ्ट किया और उसमें लिख दिया कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख, और बाद में वो बौद्ध बन गया तो फिर हिंदू ही बन गए। तो हिंदू को आपने फिर एक्सप्लेन नहीं किया संविधान में, कम से कम आप हिंदू को तो डिफाइन कर। उसी का बेनिफिट आरएसएस ने उस 22.5% को अपनी जेब में डाल लिया। अब इलेक्शन का, अब जो 65% वोट है वो किसके पास है? वो तो इनके पास नहीं है। इसका मतलब 65% वोट तो बिखरा वोट है। अब उसमें क्या किया? अब जैसे ममता के हालात आपने देखे हैं, अगर ममता समझौता कर लेती कांग्रेस के साथ, शायद ऐसे हालात ना बनते। तेजस्वी ने अगर ओवैसी को ये ना कहते कि हम सांप्रदायिक पार्टियों के साथ हम समझौता नहीं करते, तो तेजस्वी के ये हालात ना बनते। इसका मतलब मुसलमान किसी के साथ खड़ा हो तो वो तो सांप्रदायिक हो गया। अगर मुसलमान केवल वोट बन के रह जाए तो वो ठीक हो गया। तो इन 12 सालों में केवल मुसलमान केवल वोट बन के रह गई। यही इनकी हिंदू राष्ट्र का जो मानस है, जो आरएसएस का एजेंडा था, वो सोचती थी कि मुसलमान केवल वोट बने, उसकी अधिकार नहीं, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, और इस हालात को पैदा कर दिया। मुझे ये बताओ तो फिर जो गांधी ने और मोहम्मद अली जौहर ने और बाबा खड़क सिंह ने जो शब्द जो आजादी की मूवमेंट खड़ी की, तो फिर किस लिए की? इसका मतलब उनको नहीं करनी चाहिए थी, और सारी जिंदगी अंग्रेज हुकूमत के नीचे दब कर मर जाते। तो कौन सा रास्ता इस पिछले 12 साल में पकड़ा गया, ये सवाल उठाना चाहिए था। अब आपकी बात, दूसरी बात, सो नोटबंदी हो गई। अब आप देखें कि 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ लोग, तो आप कहते हैं कि हमारा बड़ा विकास हो रहा है। तो जब 80 करोड़ आदमियों को आप, परिवारों को आप 5 किलो अनाज ही दे रहे हैं, तो फिर गरीबी से बाहर कैसे आ गए? मुझे कौन सी गरीबी से बाहर आ गए? आप किसी मुसलमान को अपनी ना मिनिस्ट्री में रखते हैं, ना अपने साथ रखना चाहते हैं, तो ये कौन सा विकास हो रहा है? तो कोई किस भारत की बात करें? हमें ये तो बताएंगे कि उस भारत की बात करें। एक वो भारत है जो संविधान सम्मत है, जैसे उन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल कहाँ है? इसका वी द पीपल तो नहीं है कि ओनली द हिंदू पीपल आर देयर, नथिंग मोर देन दैट आल्सो। सो ये जो 12 साल में ये जो कंसेप्चुअल पार्ट हमारे सामने है, ये जो आधार बनाकर मोदी जी ने, अभी मुझे याद है, अभी ईरान की बात है, आपने क्या किया? अमेरिका के सामने सबमिट करके अमेरिका के कहने पर आप इजराइल चले गए, इजराइल में आप जप्पी डालने लगे। तो नतीजा क्या निकला? आपने ईरान को, आपने ये सोचा कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो हमारे नीचे दब जाएगा, इजराइल हम, और 3 दिन में जैसे वेनेजुला हुआ, ये ईरान भी खत्म हो जाएगा, और ईरान खत्म होने से सारा कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, सारी पावर, क्योंकि पहले से ही अरब कंट्रीज तो पहले से ही अमेरिका के लिए सबमिट है। तो इसका मतलब आप ये जानो कि मुस्लिम वर्ल्ड अगर हमारे हाथ में आ जाता है तो फिर मुस्लिम की कोई पोजीशन नहीं रहती। आपने वो काम, नतीजे हमने भुगत लिए। आज जिस हालात से हाँ देश जा रहा है, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, जो चीज हमें फ्री की मिल रही थी, हमें 2 महीने के क्रेडिट पर मिल रही थी, ईरान हमें 2 महीने के क्रेडिट पर दे रहा था।
हमने क्या किया, हमने ये इतिहास का पन्ना तो कौन सा पन्ना लिख रहे थे, किस राष्ट्र तो 12 साल है, आप 15 साल भी रह सकते, आप 20 साल भी, आप 50 साल भी रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है हैदर कि इस हालात में जब आप देश को लेके जा रहे हैं, आपने कौन सी संविधान की कोई चीज ऐसी बताएं। हाँ, डराने और धमकाने वाला रास्ता आपने चुना कि कहीं ईडी लगा दो, कहीं कुछ लगा दो, कहीं कुछ, और आपने साथी आपको मिला, आपको केजरीवाल आम आदमी पार्टी में, लेकिन आरएसएस चाहती थी कि जो काम बीजेपी से नहीं होगा, जो काम मोदी जी नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए उन्होंने अपना साथी ढूंढा आम आदमी पार्टी। मैंने उस समय भी कहा कि आम आदमी पार्टी को नहीं, क्योंकि अन्ना आंदोलन, मैं जो बीच में बात कह रहा था, अन्ना आंदोलन क्या है, आप सरदार मनमोहन सिंह को देखें, मनमोहन सिंह का 145 लोकसभा की सीटें सदस्य थे मनमोहन सिंह के साथ। ये सबको पता था कि मनमोहन सिंह को इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है कि अगर फेल हो गए तब कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पास हो गए तब कांग्रेस को कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये माइनॉरिटी में है। अगर गिर भी जाए, जैसे गुजराल की सरकार गई, देवगौड़ा की सरकार गई, चंद्रशेखर की सरकार गई, अगर ये सरकार भी गिर गई तो गिर गई, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। शायद ये दाव खेला है कांग्रेस ने, पर ये दाव किसी को ये पता नहीं था कि मनमोहन सिंह जैसा व्यक्तित्व, जो राजनेता था ही नहीं, जिसने देश को दोबारा से, मरते हुए देश को, गिरते हुए देश को, इकोनॉमी गिरती हुई इकोनॉमी को एज फाइनेंस मिनिस्टर उसने खड़ा कर दिया, दोबारा से खड़ा कर दिया। तो बीजेपी भी उसके उस पॉलिसीज को बदल नहीं पाई, और 6 साल राज उसी पॉलिसीज पर किया, शाइनिंग इंडिया उसी बात कर रहा। और जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, आप हैरान होता हूं मैं, कितनी समाजवाद का दर्शन करना तो मनमोहन सिंह से करें। उन्होंने आते ही ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिखों से 1984 की माफी मांग ली, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांग ली, नतीजा सिख उनके साथ आ गए। जो सिख इतने खिलाफ थे कांग्रेस के साथ बैठना नहीं चाहते थे, शेयर नहीं करना चाहते, वही सारे सिख मनमोहन सिंह के साथ खड़े हो गए। फिर दूसरा काम मनमोहन सिंह ने किया, सच्चर कमेटी बना दी, ताकि मुसलमानों की पोजीशन और उनकी कंडीशंस को जायजा किया जाए, ताकि उनके लिए कोई पॉलिसीज बन सके, तो उनके लिए पॉलिसी। तो आपने क्या किया कि मनमोहन सिंह की सरकार जो है वो मुसलमानों की सरकार है, मतलब बजाय कि उन्होंने तो कहा कि हर गरीब को आंकलन करके उसको अपलिफ्ट किया, उन्होंने कहीं मुसलमान का नाम ही नहीं लिया। पर आपने क्या किया कि ये तो मुसलमानों को ये वो जो है ना, उसके लिए काम कर रही। तो मनमोहन सिंह ने क्या किया, आप हैरान होंगे कि 2009 का जो इलेक्शन लड़ा, तो मनमोहन सिंह के नाम से लड़ा गया। वामपंथ भी वार हो गया परमाणु संधि के बाद के कारण 2008 में। तो जब मनमोहन सिंह के नाम, और सामने खड़ा था, सामने उनके बीजेपी था, एल.के. अडवाणी, जो सबसे स्टालवर्ड था, पॉलिटिशियन था, जिसने राम मंदिर का और कितने काम किए, उसको 116 में निपट गया, और सरदार मनमोहन सिंह 206 सीट लेकर आ गया, और अगले फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये जो सिचुएशन है, शायद एक तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल, अगर कंपेयर किसी ने करना है तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल और मोदी जी का कार्यकाल कंपेयर कर लें, तो कौन कहाँ खड़ा है और किसकी जीडीपी क्या है, क्या पॉलिसीज आई हैं, तो सारी पता लग जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हम ये 6 साल का आंकलन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये आरएसएस के एजेंडे का आंकलन किया जाना चाहिए। आरएसएस के एजेंडे को कितना मोदी जी ने कहा, मैं ये बात मानता हूँ कि मोदी जी ने पूरी तरह आरएसएस के जो गोलवलकर का एजेंडा है, उस एजेंडे को उसने पूरा करने का हर प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया। इसके लिए अगर ये कहना हो कि मोदी जी ने आरएसएस के एजेंडे को लागू किया, उसको अप्रिशिएट किया, उसे कोई दो राय नहीं कर। मैं तो ये मानता हूँ कि वो आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने आए, जो ऐसे मृणाल पांडे ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे। अगली लाइन में उन्होंने कहा कि कोई धर्म के नाम पर ये ना कह सके कि वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। इस साल जो सारे काम, ये पूरे साल का अगर आंकलन करें तो वंदे मातरम के ऊपर ही गायन करो, नहीं तो एक मुसलमान सामने पकड़ा, उसको कहे कि वंदे मातरम। तो कौन सा रास्ता आपने चुना है? क्या ये देश बनाना है? अगर ये देश बनाना है तो फिर लोग क्या आगे क्या हालात बनेंगे, उसके लिए हमें समझना चाहिए। तो मेरा ये काम। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस भी सामने खड़ी होकर, सामने जैसे कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस भी शायद उसमें दब के इसलिए मर गई कि जब अन्ना आंदोलन को अगर कांग्रेस संभाल जाती तो ये सिचुएशन। मैं तो कई लोगों से पूछा उस दिन, पत्रकार, बड़े बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, मैं कहा आप सारे बुद्धिजीवी थे जब अन्ना आंदोलन के साथ आप खड़े थे, आपको उस समय नहीं पता, तो इसका
इसका मतलब आप बुद्धिजीवी नहीं थे, आप इंटेलेक्ट नहीं थे। अगर आपको यही नहीं पता कि इसका भविष्य क्या होगा, तो फिर आपका आंकलन क्या हुआ? इसका मतलब उस समय आप अन्ना के साथ खड़े थे, आज आप उनके खिलाफ इसलिए खड़े हैं कि आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत सेकुलर हैं। तो अब सेकुलरिज्म कहाँ नजर आ गया? परसों वाजपेयी तब कहाँ था? आशुतोष कब था, कहाँ था? रवीश कब तब कहाँ खड़ा था? मुझे ये बता दे। ये बड़े विद्वान अपने अशोक वानखड़े तब कहाँ था? ये अपने आप को सबसे बड़ा वो इंटेलेक्चुअल्स मानते। तो ये अगर ये इंटेलेक्चुअल है, मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि अगर यही इंटेलेक्चुअलिज्म है तो फिर ये कहाँ खड़े थे? इसका मतलब ये इंटेलेक्चुअल नहीं थे। मुझे तो खुशी है कि जब 2011 में अप्रैल 2011 जब मैंने यात्रा 15 अप्रैल से 28 अप्रैल 2011 तक की यात्रा की, वेई नदी से गंगा नदी तक, और जब हम उस अमृतसर के जल में समाये, जो राधा भट्ट जो गांधी पीस फाउंडेशन की अध्यक्षा थी, वो भी मेरे साथ चल पड़ी, मैं भी चलती हूँ। तो जब मैंने कहा, मैं तो गांधीयन से पूछा कि आपका इंटेलेक्चुअल सारे गांधीयन उसमें अन्ना आंदोलन, आप तो गांधी उसको अन्ना को दूसरा गांधी को, तो आपको इसका मतलब ना पहले गांधी की समझ थी ना फिर दूसरे गांधी की समझ थी, या ये गांधी था तो फिर वो गांधी नहीं था, अगर वो गांधी था फिर ये गांधी कहाँ से पकड़ लेकर आए? तो मेरा ये कहना है कि देश पूरी तरह क्वैश में आ गया। उस हालात में अन्ना आंदोलन ने खड़ा किया, और वो अन्ना आंदोलन के पीछे पूरी आरएसएस थी, इसे कोई दो राय नहीं करता। तो उन्होंने पहले दिल्ली साफ की, फिर पंजाब साफ कर दिया। अब क्या साफ हो रहा है अब आपके सामने। मैं इस जो ये 12 साल का जो इतिहास है, मैं इसको ये समझता हूँ कि ये भारत के बेसिक स्ट्रक्चर को इसने हिला दिया है। ये भारत का जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मुझे ये एक लाइन कह दूं तो मैं, जब आप कहेंगे तो मैं समझ बात करूंगा। 26/11/1949 को सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह मान ने कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत करने से इनकार किया, रिजेक्ट कर। ये नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि आपने जो विश्वास, जो नेहरू, गांधी और कांग्रेस ने सिख और मुसलमान को विश्वास दिए थे कि आप हमारे साथ आए, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो खुला रास्ता था, पाकिस्तान हो ही गया था। सिखों के सामने अभी बीच में था कि सिख अलग हों। माउंट बेटन तो उस समय सिखों को बफर स्टेट देने के लिए तैयार था। तो अगर वो बफर स्टेट लेते तो अब ये, तो उन्होंने विश्वास किया गांधी पर, उन्होंने विश्वास किया कांग्रेस पर, उन्होंने विश्वास किया नेहरू पर, कि आपने हमें कहा है कि हमारा ये रिलीजियो बेस्ड देश नहीं होगा, हम सबको साथ लेके चलेंगे, सब बराबर के हक और हकूक। अब मैं 75 साल के, जो इसका मतलब जो सरदार हुकम सिंह ने रिजेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर ठीक ही रिजेक्ट किया कि उन्होंने, उनको आशंका थी, और 75 साल में हमने देख लिया, पहले सिख टारगेट हो गया, ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया, अकाल तख्त हो गया, दूसरे साइड जैसे ही वो खत्म हुआ तो उसके बाद आपने बाबरी मस्जिद का दरवाजा किससे खुलवा? कांग्रेस से खुलवा दिया, उस समय भी राजीव गांधी से खुलवा दिया। कितनी देश है। तो इसका मतलब है जो हिंदू माइंडसेट है, जो आरएसएस का माइंडसेट है, वो कितना लोगों के अंदर घर कर गया है, हर बच्चे के तक आपने उस बात को पहुंचा दिया। आपको ये समझ में नहीं आ रही इसका मतलब? तो मैं ये समझता हूं कि आज देश पूरा क्वैश में आ, अब इसका कैसे इसका हो, इस समय सिख और मुस्लिम, मैं एक बात कह के, आप अभी मैंने गुरु तेग बहादुर साहब की 350 साल शहादत। अब गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में पूरे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से सब लोग कह रहे थे वो तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया। मैंने सवाल किया कि मुगल सल्तनत में बाबर से लेकर औरंगजेब तक, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक समकालीन इतिहास है हमारा। मुझे ये बताए, कोई भी बताए कि अगर मुगल सल्तनत में ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था, और जो वैश्य था खजाना उसी के हाथ में था, और यही तिलक और जनेऊ के अधिकारी यही थे, मंदिर का संचालन यही कर सकते थे। मुझे ये बताएं कि जब सत्ता आप चला रहे थे तो आपके तिलक और जनेऊ को कौन तोड़ सकता था? कौन मंदिर को तोड़ सकता था? बल्कि मुगल सल्तनत ने मंदिर के साथ मस्जिदें बनाई ताकि हमारे रिलेशनशिप डेवलप हो। और आज क्या इतिहास का पन्ना जो पिछले लिखा, बाबरी मस्जिद के समय से लिखा जा रहा है, क्या इतिहास का? क्या जी मंदिर तोड़कर मस्जिद, मुझे कोई एक बता दे वो कौन सा मंदिर तोड़ के कौन सी मस्जिद बनाई? आपने बौद्ध मंदिर तो तोड़े होंगे, बौद्ध मंदिर तो आपने तोड़े होंगे, मुगलों ने तो वो भी मंदिर नहीं तोड़े। तो मैं ये समझता हूँ, और गुरुओं शोषित वर्ग गुरु नानक और गुरुओं के साथ खड़ा हुआ, तो शोषित की बात करना चाह रहे थे, तो इसलिए इतिहास के इन पन्नों को भी इन्होंने बदला, इतिहास के सिस्टम को बदला।
तो मैं ये समझा और मुझे खुशी है कि जब मैंने ये 3 सेमिनार किए, चाहे वो दिल्ली का आपने तो मेरे ख्याल में देखे होंगे, चाहे दिल्ली का हो, चाहे जयपुर का हो और चाहे पुणे का हो, और ऐसा लगा कि 52.5% मैंने लिख के देखा कि 24% सिख, मुस्लिम और ईसाई 24% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जाट, गुज्जर, अहीर, मराठा, इस 3 सेमिनार के कारण हमारे साथ आ गए। तो 52.5 का कॉन्स्टिट्यूट तो यही बन गया। तो अगर ये सत्ता को इस ढंग से देखना चाहते हैं तो सत्ता को दूसरे ढंग से भी देखा जा रहा है कि किसान पूरे का पूरा किसान इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर कौन सा रास्ता करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये जो 12 साल का जो इतिहास का पन्ना है, ये मैं समझ इनको दोबारा से सोचना चाहिए। हम भारतीय हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है और हम भारतीय इसको भारत रहना चाहते हैं और ये भारत रहे, इसके लिए हमारी कमिटमेंट है, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हम सब हो, जो भी है, इसके लिए हमें सबको इकट्ठा। और कांग्रेस से आशा थी और कांग्रेस भी उसी में, जब वो अन्ना आंदोलन के समय आपको याद होगा, जब राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण पेश किया गया, मंदिर मंदिर घुमाने लगे, जैसे ही घुमाने लगे तो 2014 में आप 44 सीट पर निपट गए। जो 206 सीट आपको 2009 में मिल रही थी और आपको 2014 में 44 सीट पर निपट गए, तो क्या फायदा हुआ? तो हिंदू कार्ड खेलने से कोई देश का भला होने वाला नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहिए, हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, यही रास्ता है। मैं ये समझता हूँ कि इसका आकलन जो मेरी समझ में आया, मैंने आपके सामने रखा। सर, हम ये भी समझना चाहेंगे, अभी आप कुछ वक्त पहले आप ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब बचाओ अभियान चला रहे हैं, ये क्या है? कि किससे आप पंजाब को बचाना चाह रहे हो? पंजाब को क्या खतरा है? मैं बहुत अच्छी बात आपने की और ये सवाल बड़ा मौजू। मेरे सामने क्या था कि सिख गुरुओं ने अभी परसों एक पाक चैनल से मेरी बात हो रही थी, मैंने उससे उन्होंने मैंने कहा यहाँ खालिस्तान का इशू नहीं है, खालिस्तान का सिखों ने कभी इशू उठाया भी नहीं, ये तो उनके मुंह में डाला गया, गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट। किसी को बदनाम करो और बदनाम करने के बाद उसको कह दो कि ये बदमाश है, ये सारा कुछ आपने पूरे सिखों को इस हालत ये आपने हालात मुसलमान के साथ किया। अब मैं आज जो आप बात करते पंजाब क्यों है? पंजाब जिंदा गुरां दे नाम, पंजाब में हरिमंदिर साहब जैसा गोल्डन टेम्पल, पंजाब में अकाल तख्त, पंजाब एक सिरमौर है, पंजाब की एक सोच है जो नफरत की माहौल को खत्म करके मोहब्बत की बात करती है, जो आपस में नजदीक लाने की बात करती है। मैं हैरान हुआ जब बाबर ने लंगर गुरु अमरदास जी के पास जाकर लंगर छका और 85 गांव दे दिए बाबर ने। और हरमंदिर साहब को अगर देखें तो हरमंदिर साहब मैं बार बार कहता हूँ, उसका 4 दरवाजे हैं, उसका जो गुंबद है, उसका जो आर्किटेक्ट हरमंदिर साहब का इस्लामिक है, उसके 4 दरवाजे होने के बाद भी आने जाने का रास्ता पश्चिम की तरफ है। उसका नाम हरिमंदिर है। उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब का किसी मूर्ति का प्रकाश नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, जिसमें 15 भक्तों की वाणी है, 6 गुरुओं की वाणी है, बाबा फरीद का कलाम है। तो इस टाइप का जो है, जो सबको साथ लेने वाला विधान है, तो इसलिए मैंने सोचा अगर पंजाब बचेगा, पंजाब का चिंतन बचेगा, पंजाब गुरुओं की सोच बचेगी, तो ये देश बचेगा। अगर पंजाब नहीं बचेगा, अगर सिख नहीं बचेगा, तो आप देश को कैसे बचाएंगे? एक मैं आज भी कहता हूं, सिख जो है हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है, इस कड़ी को ना टूटने दें। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो आपने सवाल किया कि पंजाब बचेगा तो देश बचेगा। अगर पंजाब इस हालात से गुजरा तो फिर क्या होगा मैं कह नहीं सकता, हमने पुराने समय देखे हैं। मैं नहीं कहता कि क्या होगा, मैं कोई उसका आंकलन नहीं कर रहा, मैं उसका पार्ट प्ले भी मैंने कभी नहीं। मैं तो ये सोचा कि जब मैंने आर्य समाज और सिख समाज को एक मंच पर लाया तो मेरी सोच ये रही कि हम 5 मुद्दों पर एक मत है, पाखंड मुक्त है, जातिवाद मुक्त है, शोषण मुक्त है, नशा मुक्त है, भय मुक्त है। और 2005 में जब मैंने गुरु अर्जन देव जी की शहादत का 400 साला मनाया, डॉक्टर किदवई जो हरियाणा के गवर्नर थे, उन्होंने मुझे कहा कि इसका नाम हक के अमन रख दो। मैंने उसका नाम हक के अमन रखा। हक के अमन पर डॉक्टर किदवई भी आए, सुरजीत सिंह बरनाला तमिलनाडु के गवर्नर थे वो भी आए, भूपिंदर सिंह हुड्डा भी थे, यहाँ से शीश राम मोला भी थे, ये सब लोग गए। तो मैंने सोचा और उसके बाद पंजाब शांति की तरफ बढ़ गया। तो मतलब ये है कि पंजाब शांति की होए, एकत्र मिलो मेरे भाई, सबको हम मिलकर बैठना चाहिए। इसलिए मैंने जो आपने किया, इसलिए मेरा सवाल उसका जवाब केवल एक है कि पंजाब से ये आवाज उठ सकती है। फिर उठी आकर सदा तौहीद की पंजाब से, जो इकबाल का शेर है कि गुरु नानक ने सबको मिलाकर, सबको मिलकर चलने की एक सोच दी। और यही हमारा, मैं समझता हूँ यही भारतीयता, और यही भारतीयता
और इस समय जो देश है जो दो धाराओं में बटा है, एक आरएसएस की विचारधारा और एक जिसको गांधी या नानक विचारधारा कहें, एक उस विचारधारा। अब कौन सी विचारधारा पर ये देश चलना चाहता है, ये देश को तय करना है। उसके लिए मैं तो केवल अपील कर सकता हूँ, हमें सबको मिलकर, ये देश हमारा है, कुर्बानियां की हैं, शहादतें की हैं और सबने की हैं। तो ये मेरा कहना है। सर, जो मैं अभी सवाल कर रहा हूँ इस पर मैं आपसे अलग से भी चर्चा करूंगा, लेकिन आपकी एक आर्टिकल बहुत वायरल हो रहा है, आप उसमें 1984 के दोषी कौन बता रहे हैं। तो ये क्या चीज है सर, क्या बताना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये बहुत अच्छा किया आपने। ये मेरा मन था कि इस पर हमने बात करें और मुझे खुशी है कि 21 जून, और मैं आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ, 21 जून 2026 को गुरुद्वारा है 46 सेक्टर हमारे साथ ही। आप मेरे पास तो आए हैं 56 में, पास में ही हैं, 1.5 किलोमीटर पर। वहाँ हमने 21 जून 2026 को इस पर सेमिनार रखा है, जो जून 1984 दोषी कौन। उसमें इकबाल अंसारी माननीय चीफ जस्टिस जो पटना हाई कोर्ट के, वो भी आए हैं, आ रहे हैं, उन्होंने भी कंसर्न दे दिया है। एसवाई कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी कंसर्न दे दी है, वो भी आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष भारती, वो भी आ रहे हैं। कुमार प्रशांत जो गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उनकी भी कंसेंट आ गई, वो भी आ रहे हैं। और बहुत सारे पत्रकार दिल्ली से और चंडीगढ़ से, सिंह सभा शताब्दी और केंद्रीय सिंह सभा के अध्यक्ष और सेक्रेटरी, वो भी आ रहे हैं। तो एक मौका है कि ताकि इस पर, क्या उसका कोई दोषी नहीं था? सवाल ये, सारे इक्विटल हो गए, इसका मतलब वो कुछ हुआ ही नहीं था। हमारा ये कहना है कि अगर 1984 ना हुआ होता तो 1992 ना होता, अगर 1992 ना होता तो 2002 भी ना होता, अगर 2002 ना होता तो आज के हालात, जिस हालात पर ये देश चल रहा है, इससे देश बच सकता था। इसका आधार जो है वो 1984 है। और उसके पीछे का सच सरदार हुकम सिंह का वो स्टेटमेंट है, जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, इस देश के सेकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर सेकुलरिज्म बचाना है तो सिख और मुस्लिम को, ये हमारा देश है, हमें डट कर इसका मुकाबला करना चाहिए और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। कि जो ये रास्ता आरएसएस ने पकड़ा, ये विचारधारा, ये देश हित में कभी नहीं हो सकती। ये मेरा मानना है। जो पिछले 12 साल से मोदी जी ने, ये तो उनका अपना आंकलन हो सकता है, हम किसी के वो नहीं है, पर माननीय मोदी जी से भी मैं अपील करता हूँ कि कम से कम अब हम ये रास्ता बदल देना चाहिए। अब नए सिरे से हमें दोबारा सोचना चाहिए कि इस देश के हित में क्या है। मिलकर बैठे, मिलकर करें। मुझे याद है कि जब 1999 में खालसा की त्रिशती मनाई जा रही थी, उस समय भी देश में भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और मैंने एक यात्रा की जन्म स्थली से कर्म स्थली तक। आर्य समाज मेरे साथ था, पटना से आनंदपुर साहब तक। और मुरली मनोहर जोशी यहाँ तक चले गए कि गुरु गोविंद सिंह चेयर हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, और उसके लिए 1 करोड़ रुपया भी कार्पस फंड भी दे दिया उन्होंने। तो एक इसका मतलब है कि मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी से मेरी अपील है कि अपने जो मार्गदर्शन मंडल में मुरली मनोहर जोशी जैसे व्यक्ति बैठे हैं, उन्हीं की सलाह लेकर एक नए किस्म की हम बात करें और मिलकर बैठे, मिलकर करें। हमें अब ये कहना है, एक उत्तर भारत की गाय गाय है और असम की गाय जो है उसका नाम जो है आपने रखा, उसका एक नया नाम आपने दिया, और गोवा की गाय का क्या नाम देंगे और किसी और गाय का क्या नाम देंगे, मेरी समझ से परे ये रास्ता जो आपने तय कर रहे हैं, ये रास्ता कहीं हमको लेके नहीं जाएगा, ये देश हित में नहीं हो सकता। मेरा ये कहना है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम लोगों को जो 21 जून को 1984 को, हम जून 1984 जिसके कारण ब्लू स्टार हो, उसके दोषी कौन था, हम वो ढूंढना चाहते हैं। उस दिन ये चर्चा होगी और आपसे भी हम अपील करते हैं, आप भी हमें ज्वाइन करें। उस दिन एक अच्छा रहेगा और उस दिन सारी बात आपके सामने आ जाएगी। शुक्रिया साहब, आपने वक्त निकाला अपने शेड्यूल से और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने समझाई है। उम्मीद है कि लोग समझेंगे, सोचेंगे, क्योंकि सबको देश प्यारा है, देश का संविधान प्यारा है और सब एक साथ ही आगे चल सकते हैं मिलकर। ये नफरत की दीवार को तोड़ना पड़ेगा और इसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं अपने मिशन के तहत, अपने कैंप की तरह अपनी बातों से, उसका बहुत-बहुत आभार देश भी करेगा और दासोतंत्र को भी है। तो दोस्तों, इसी तरह की चर्चाएं दासोतंत्र पे बराबर जारी रहेंगी, तो हमें इजाजत दीजिए। दासोतंत्र। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया।